दो कैटेगरी में अपन इसको डिवाइड करेंगे। एक आपका एक्सटर्नल फैक्टर, दूसरा आपका इंटरनल फैक्टर। एक्सटर्नल मतलब जैसे टेम्परेचर हो गया, आपका ह्यूमिडिटी हो गया, है ना, ये सब एक्सटर्नल होगा। इंटरनल मतलब प्लांट के अंदर के कुछ फैक्टर्स। तो पहले कौन सा देख रहे हैं अपन? एक्सटर्नल फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो चलो, पहला फैक्टर है इसमें लाइट। कौन सा? लाइट। लाइट हमेशा देखो, ब्लू लाइट जो होता है वो सबसे ज़्यादा ओपनिंग करवाता है किसका? स्टोमेटा का। मतलब ट्रांसपिरेशन का ट्रांसपिरेशन का रेट जो है आपका ब्लू लाइट में सबसे ज़्यादा क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है। इन एब्सेंस ऑफ लाइट स्टोमेटा रिमेन्स क्लोज्ड। अगर लाइट नहीं है तो स्टोमेटा कैसा रहता है आपका? क्लोज रहता है। अब देखो, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांसपिरेशन इज ब्लू एंड रेड। मतलब ट्रांसपिरेशन सबसे अच्छा किस लाइट में होता है? ब्लू एंड रेड में। लेकिन ब्लू और रेड में भी कोई पूछे कि इन दोनों में सबसे बेहतर किस में होता है, तो क्या बोलोगे? ब्लू में। तो ब्लू लाइट में सबसे अच्छा आपका रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन होता है। चलो आगे देखो, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको अपन वेपर प्रेशर ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी को अपन क्या बोल सकते हैं? वेपर प्रेशर ग्रेडियंट। तो पक्की बात है, एक चीज खुद से कॉमन सेंस लगाओ, अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, मतलब नमी ज़्यादा है, तो ट्रांसपिरेशन कम होना चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए? ये बताओ। कम होना चाहिए। वेरी गुड, कम होना चाहिए, है ना। और अगर आपका बाहर में ड्राई कंडीशन ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। बस यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। इन ह्यूमिड एटमोस्फेयर व्हेन द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिक्रीजेज। ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? डिक्रीज होगा। इन ड्राई एटमोस्फेयर द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज लो, मतलब लो वाटर वेपर प्रेशर, है ना। तो जब आपका लो, मतलब ड्राई कंडीशन का मतलब है लो वाटर वेपर प्रेशर। तो लो अगर आपका ह्यूमिडिटी होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा, और हाई होगा तो आपका कम। तो लिख दिया मैंने। ह्यूमिड एटमोस्फेयर अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो रेट डिक्रीजेज, और ड्राई एटमोस्फेयर है तो रेट क्या होगा आपका? इंक्रीजेज। मतलब ऐसे बोल सकते हैं अपन, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1 बाय एटमोस्फेरिक ह्यूमिडिटी। अगला फैक्टर कौन सा आपका? टेम्परेचर। पक्की बात है, ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो रेट ज़्यादा होगा, कम होगा तो रेट कम होगा, है ना। तो हाइयर टेम्परेचर मतलब मोर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अब अगला आ गया आपका विंड। अब देखो, विंड दो टाइप से हो सकता है ना। एक होता है जब बहुत तेज हवा चल रही है, और एक बोलते हैं स्टिल। स्टिल मतलब रुका हुआ है ना। तो जब रुका हुआ होगा तब ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, जब हवा चल रहा होगा तब होगा, जब वो ब्लो कर रहा होगा, है ना। हाँ ठीक है। तो जब स्टिल विंड होगा, इफ विंड इज नॉट ब्लोइंग वाटर वेपर accumulate above the ट्रांसपायरिंग लीफ सरफेस। जब अगर आपका, देखो सिंपल सी बात है, बताया था मैंने कि आप कपड़े सूखने के लिए डालो कहाँ पे? छत पे। अगर हवा चल रही तो जल्दी सूखता है कि नहीं? हवा अगर नहीं चल रहा तो पानी उसी कपड़े में जमा रहता है। एग्जैक्टली सेम है यहाँ पे। अगर विंड आपका ब्लो नहीं कर रहा है तो लीफ सरफेस पे जहाँ से ट्रांसपिरेशन होना, वहीं पे पानी आपका जमा रहेगा, और ट्रांसपिरेशन का रेट क्या हो जाएगा? स्लो। लेकिन अगर हवा बहुत तेजी से ब्लो कर रहा है तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? फास्ट। So if wind is not blowing, water vapor accumulate above the transpiring leaves, which decreases the rate of transpiration. The blowing wind increases transpiration rate. Clear है? That is, transpiration is less in still air. Rate of transpiration increases along with increases in wind velocity. Although at very high velocity, rate of transpiration decreases. बहुत ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगा तो रेट क्या हो जाएगा आपका? डिक्रीज होगा। लेकिन जैसे जैसे आप वेलोसिटी को बढ़ाओगे विंड का, आपका ट्रांसपिरेशन का रेट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगला है अवेलेबल सॉइल वाटर। पक्की बात है, मिट्टी के अंदर से ही प्लांट लेता है पानी, है ना। अगर पानी मिट्टी के अंदर ज़्यादा है तो रेट क्या होगा? ज़्यादा होगा। अगर पानी ही कम है तो ट्रांसपिरेशन का रेट क्या होगा? स्लो होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। वही बोल रहा है देखो कि लेस वाटर इन सॉइल लेस ट्रांसपिरेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इन H2O ऑल्सो रिड्यूसेज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। आपको पक्की बात है, अगर सॉइल के अंदर सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन भी अगर ज़्यादा होगा तो इसका मतलब सॉल्यूट ज़्यादा है, पानी कम हो गया, है ना। तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फिर से क्या हो जाएगा आपका? जल्दी बताओ। कम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो, अब अपन को देखना है एटमोस्फेरिक प्रेशर। क्या देखना है? एटमोस्फेरिक प्रेशर, है ना। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन आपका हमेशा एटमोस्फेरिक प्रेशर में क्या होता है? जल्दी बताओ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर एटमोस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा आपका? कम होगा। और एटमोस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो ये सब हो गया आपके एक्सटर्नल फैक्टर। अब कुछ प्लांट फैक्टर, या क्या बोलेंगे अपन, इंटरनल फैक्टर देखते हैं। तो पहला क्या है? रूट शूट रेशियो, है ना। रूट और शूट का रेशियो कैसा है? तो देखो,
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किसके, रूट शूट रेशियो का। मतलब क्या हो गया, लो रूट शूट रेशियो होगा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम, और हाई होगा तो क्या होगा आपका, ज़्यादा। अब आपने पढ़ रखा है एरिया सरफेस बताया था, तो जब भी आपका लो प्लांट होगा, क्या होगा आपका, लो प्लांट है ना, मतलब शॉर्ट प्लांट मतलब बोलते हैं, जब भी आपका शॉर्ट प्लांट होगा तो उसका रूट शूट रेशियो क्या होगा, हाई होगा, और जब भी आपका लॉन्ग प्लांट होगा उसका रूट शूट रेशियो क्या होगा, लेस होगा। तो इसीलिए आपका शॉर्ट प्लांट्स हैव हाई रूट शूट रेशियो। इसीलिए अगर आपसे पूछ ले कि शॉर्ट प्लांट और लॉन्ग प्लांट दोनों में ट्रांसपिरेशन का रेट किस में ज़्यादा होगा, तो क्या बोलोगे, शॉर्ट प्लांट। क्लियर है। दूसरा फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, है ना, फीचर्स लाइक थिक क्यूटिकल। पहला आपका आ गया, आपने पढ़ा है कि जो स्टेम है, जो लीफ है, उसके एपिडर्मिस पे क्या प्रेजेंट होता है, क्यूटिकल। अगर यह क्यूटिकल बहुत ज़्यादा थिक है तो रेट क्या होगा आपका, कम। अगर क्यूटिकल आपका थोड़ा थिन है तो रेट क्या होगा, ज़्यादा। वही बोला है कि ट्रांसपिरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ क्यूटिकल। और कौन कौन सा फीचर देख सकते हैं, वैक्सी कोटिंग। अगर मान लो लीफ के सरफेस पे वैक्सी कोटिंग है, जहां पे भी कोटिंग होता है वह रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा कि नहीं। हाँ, अगला देखो, अगला फीचर क्या हो सकता है, थिक वॉल्ड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस के नीचे जस्ट नीचे क्या होता है, हाइपो। अगर उसका ही वॉल ज्यादा थिक होगा तो पानी को तो अंदर से ही जाना है ना, तो यहाँ पे भी रेट क्या हो जाएगा, कम। अगला संकन स्टोमाटा, स्टोमाटा सरफेस पे नहीं होकर कहाँ है, नीचे है, तो फिर भी रेट क्या हो जाएगा, कम। ये सारे फैक्टर में आपका क्या हो रहा है, रेट ऑफ इज डिक्रीजेज रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। अगला देखो, नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा। तो पक्की बात है, देखो नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ठीक है। तो नंबर अगर ज्यादा होगा स्टोमाटा का तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा, पक्की बात है। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन से भी, मान लो अपर सरफेस पे ज्यादा है तो रेट क्या होगा, ज्यादा। लोअर सरफेस पे ज्यादा है तो रेट क्या होगा, कम। अगर दोनों साइड में अगर इक्वल है, वैसे देखो आपने पढ़ा था डाइकॉट में इफ कैसे होते हैं, हाइपोस्टोमैटिक, है ना। मोनोकॉट में कैसा होता है आपका, एम्फीस्टोमैटिक। पढ़ा है ना, पढ़ा है ना। हमने देखा था डाइकॉट में मेनली स्टोमेटा लोअर एपिडर्मिस पे होता है, उसको क्या बोलते थे, हाइपोस्टोमैटिक। मोनोकॉट में दोनों सरफेस पे, अपर एपिडर्मिस लोअर एपिडर्मिस दोनों पे क्या होता है, लीफ का नंबर, स्टोमेटा का नंबर सेम, तो उसको क्या बोलते हैं, एम्फी। तो पक्की बात है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मोनोकॉट में ज्यादा होगा कि डाइकॉट में, मोनोकॉट होगा कि नहीं। वही बोला नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब अगर नंबर ज्यादा होगा तो रेट ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन पे भी डिपेंड करता है, अगर दोनों साइड इक्वल है तो रेट ज्यादा, किसी एक ही साइड है तो क्या होगा, रेट कम। आगे देखो, जैसे इसमें नंबर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा में देखते जब, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ओपन स्टोमेटा। पक्की बात है, जितना ज्यादा ओपन स्टोमेटा होगा क्या होगा, आपका रेट उतना ज्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा इज वेरिएबल, यूजुअली द लोअर सरफेस ऑफ अ डॉर्सिवेंट्रल लीफ हैज अ ग्रेटर नंबर ऑफ स्टोमेटा। इसकी बात कर दिया है डाइकॉट की, है ना। व्हाइल इन आइसोबाइलेटरल मतलब मोनोकॉट में, इफ दे आर अबाउट इक्वल ऑन बोथ सरफेसेस देयरफॉर मोनोकॉट्स ट्रांसपायर मोर देन डाइकॉट। किसी को डाउट है इसमें, नहीं है ना। चलो अगला देखो, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ स्टोमेटा। अगला देखो, वाटर स्टेटस ऑफ द प्लांट। पक्की बात है, पानी अगर सरफेस में ज्यादा होगा तो रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मान लो ड्राई कंडीशन में, जेरी कंडीशन में, कोई डेजर्ट में कोई प्लांट है तो इसमें रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। हाँ, तो यही लिख रहा है आपका, गुड स्टेटस ऑफ वाटर फेवर्स हाई रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ड्यू टू वाटर स्ट्रेस, एब्सिसिक एसिड फॉर्म्स इन गार्ड सेल्स एंड स्टोमेट्स क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, हेंस डिक्रीजेज इन ट्रांसपिरेशन। आपने पढ़ा था, जैसे ही पानी कम होता है ना, पीएच बढ़ता है, गार्ड सेल में कौन एक्टिवेट हो जाता है, याद है ना, एबीए, एब्सिसिक एसिड। और ये अगला बोला कैनोपी स्ट्रक्चर, डेंस कैनोपी कॉजेज डिक्रीज इन ट्रांसपिरेशन। डेंस मतलब मान लो एक ट्री आपने लिया, ट्री के ऊपर में देख रहे हो बहुत घना है सब कुछ, है ना, तो घना है तो नीचे वाला में लाइट प्रॉपर आएगा क्या, तो नीचे वाला का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, तो ओवरऑल उस प्लांट का रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन कम होगा कि नहीं, क्योंकि ऊपर वाला सरफेस पूरा उसको कवर कर दिया हुआ है। क्लियर है, तो यही बता रहा है कि डेंस कैनोपी होगा तो वह रेट को क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब अगला हो गया आपका फैक्टर खत्म हो गया हमारा, एक्सटर्नल फैक्टर एंड इंटरनल फैक्टर। अब अपन देखते हैं एंटी ट्रांसपेरेंट। नाम से पता चल रहा है क्या किस चीज को रोकेगा, किसके रेट को रिड्यूस करेगा,
ट्रांसपिरेशन के। Substances which reduce the rate of transpiration are called anti-transpirants. Very useful in dry farming. और इस एंटी ट्रांसपेरेंट का यूज कहाँ करते हैं अपन? ड्राई फार्मिंग में, क्योंकि हमें चीजों को ड्राई करना है। वहां पे क्या डाल दो आप? एंटी ट्रांसपेरेंट। पहले ट्रांसपिरेशन हो रहा होगा, बाद में क्या करेगा वो? रोक देगा। अब ड्राई फार्मिंग में होता क्या देखो, हमें वहां पे मॉइस्चर को मेंटेन रखना है, क्योंकि कंडीशन ऑलरेडी कैसा है जल्दी बताओ? ड्राई। वहां पे हम किसका यूज कर लेंगे? एंटी ट्रांसपेरेंट का। कुछ एग्जाम्पल है जो एक्ट करता है एज एन एंटी ट्रांसपेरेंट। फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट PMA। दूसरा कौन है आपका? एस्पिरिन, इसको सैलिसाइलिक एसिड बोलते हैं। तीसरा कौन है आपका? ABA। अगला क्या है? ऑक्जी इथाइलिन। अगला कौन है? सिलिकॉन। और लास्ट में कौन है आपका? CO2। ये सब आपके एंटी ट्रांसपेरेंट है, जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को क्या करता है? रिड्यूस करता है। आगे देखो, ट्रांसपिरेशन रेशियो, रेट ऑफ लॉस ऑफ H2O टू द फोटोसिंथेटिक CO2 फिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन रेशियो। सीधी बात कि कितना H2O आपका बाहर निकला ट्रांसपिरेशन से और कितना CO2 प्लांट अपने अंदर जमा किया। तो देखो, मान लो CO2 प्लांट के अंदर 10 आया और H2O 20 निकला, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपिरेशन रेशियो। कितना H2O बाहर जा रहा है और कितना CO2 अंदर आपका जमा हो रहा है। आ रही बात समझ? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर हम मानते हैं ट्रांसपिरेशन रेशियो निकाले, तो देखो मान लेते हैं ऐसा कि H2O निकला 20 बाहर, है ना, और आया कितना अंदर? CO2 अंदर मान लो 20। इसका रेशियो कितना हो जाएगा आपका? आई बात समझ? है ना। तो CO2 मतलब H2O वर्सेस CO2 के रेशियो को क्या बोलते हैं अपन? ट्रांसपिरेशन रेशियो। पक्की बात है? पक्की बात है। ट्रांसपिरेशन रेशियो बोल रहे हैं तो बाहर कौन जाएगा? CO2 की H2O, H2O, और अंदर कौन आएगा? ठीक है, हाँ, चलो आगे। दिस रेशियो इज लो इन, अब दो टाइप के प्लांट आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में, अगले मतलब उसके अगले में, फोटोसिंथेसिस। दो टाइप के प्लांट, हमें तीन टाइप का ओवरऑल प्लांट होता है, कैम प्लांट, E3 प्लांट, C4 प्लांट। कितने टाइप के प्लांट पढ़ने वाले हैं अपन? E3, C4, कैम प्लांट। अब किसके बेसिस पे नाम है बता दूं? जब ये रिएक्शन देखेंगे ना, एक पाथवे, जब इसका रिएक्शन देखेंगे तो पाथवे में सबसे पहला स्टेबल प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट? स्टेबल। अगर 3 कार्बन का बनेगा, इस प्लांट में पहला प्रोडक्ट रिएक्शन में 3 कार्बन का बने, उसको बोल देते हैं C3। इसमें पहला प्रोडक्ट कितने कार्बन का बने? 4 कार्बन का, उसको क्या बोलेंगे? C4, है ना। और कैम प्लांट आपको बताया था, कैम प्लांट उसको बोलते हैं जिसमें रात में स्टोमाटा ओपन होता है और दिन में क्या होता है? क्लोज रहता है। तो एक बार बताओ, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे, E3 प्लांट है हमारे पास, C4 है और कैम प्लांट है, सबसे कम रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन किस में होना चाहिए? वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। किस में होना चाहिए? कैम प्लांट में। ठीक है, हाँ, आपको यही बता रहा देखो। और C3 C4 में पूछे ना, तो C3 में सबसे ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, उससे कम किस में होता है? C4 में। क्योंकि पढ़ेंगे अपन, C4 अपने अंदर बहुत सारा क्या कर लिया है? मॉडिफिकेशन, बहुत अच्छा एडेप्टेशन किया है। जब आपको पढ़ाऊंगा ना कि C4 में क्या एडेप्टेशन है आने वाले फोटोसिंथेसिस चैप्टर में, तब आप देखोगे कि C4 ने बहुत अच्छे से ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर लिया है, कुछ एडेप्टेशन करके अपने अंदर बहुत अच्छा एडेप्टेशन किया है। C3 नहीं कर पाया, इसीलिए C3 में ट्रांसपिरेशन का रेट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू C4। क्लियर है? आगे देखो, ट्रांसपिरेशन रेशियो ऑफ कैम प्लांट इज मिनिमम, सबसे कम होता है। इन जेरोफाइट्स स्टोमेटा आर संकेन टू मिनिमाइज द लॉस ऑफ वाटर। जो ऑलरेडी ड्राई कंडीशन में रहता है, उन सब प्लांट का आप जानते हो, पढ़ाया था, जेरोफिटिक एडेप्टेशन, उसका स्टोमेटा कहाँ होगा? नीचे की तरफ होगा, संकेन होगा, ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रोक सके, कम कर सके। पोटोमीटर क्या है? POTO। पोटोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है, apparatus है, जो आपको मेजर करता है रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। और यह apparatus किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। यह apparatus यह मान के चलता है कि रेट ऑफ जो वाटर एब्जॉर्प्शन है, मतलब मान लो कि 100 मॉलिक्यूल्स वाटर का एब्जॉर्ब हो रहा है, तो 100 ही क्या हो रहा है आपका? बाहर भी जा रहा है ट्रांसपिरेशन से। इसी रेशियो पे काम करता है। कौन? आपका पोटोमीटर। इतना समझने की जरूरत नहीं, सीधी बात। पोटोमीटर वह इंस्ट्रूमेंट है जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन को मेजर करता है। अगला देखो, पोरोमीटर। दोनों में डिफरेंस है। पोरो से नाम से पता चला, पोर मतलब ये स्टोमेटा से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। एन apparatus यूज्ड टू मेजर एरिया ऑफ स्टोमेटा ऑन लीफ। एक लीफ है तो किसी लीफ पे बहुत ज्यादा स्टोमेटा होगा, किसी पे कम होगा, तो कितने एरिया में एक लीफ पे स्टोमेटा फैला हुआ है, उस एरिया को मेजर करने के लिए यूज करते हैं किसका? अपन पोरोमीटर का। लास्ट एक आपका इंपॉर्टेंट है, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। इसको क्यों करते हैं? टेस्ट यूज्ड फॉर कंपैरिजन ऑफ ट्रांसपिरेशन बाय टू सरफेसेस ऑफ अ लीफ। दो लीफ है,
हमें उसमें देखना है कि कौन से लीफ में ज़्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है या किस में कम हो रहा है। तो इसमें आप क्या डाल दो, क्लोराइड कोबाल्ट को डाल दो, वह आपको बता देगा। जैसे पानी जमा हो तो उसे पता चल जाता है कि किस में ज़्यादा। तो कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट किसके लिए है? पता करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए दो लीफ का ट्रांसपिरेशन रेट। क्लियर है? आगे देखते हैं। अब हमारा लास्ट टॉपिक शुरू हो गया इस चैप्टर का। हाँ, शॉर्ट डिस्टेंस तो हमने खत्म कर लिया अब, है ना। शॉर्ट डिस्टेंस के अलावा हमने क्या देख लिया? ट्रांसपिरेशन क्या होता है। अब अपन को फाइनली देखना है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब देखो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में क्या देखना है हमें? पहले तो वाटर का ट्रांसपोर्ट करवाएंगे, फिर किसका करवाएंगे? फूड का। और वाटर हमेशा अपने साथ किसको लेके जाता है? मिनरल्स को, है ना। तो पहले अपन देखेंगे वाटर का ट्रांसपोर्ट, फिर किसका देखेंगे? फूड का, है ना। तो पहला किसका देख रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस अपन? वाटर का, है ना। ठीक है, अब देखो वाटर ट्रांसपोर्ट। तो आप जानते हो पानी कहाँ होता है? सॉइल के अंदर। वहां से सबसे पहले कौन लेगा उसको? रूट हेयर। सबसे पहले पानी के कांटेक्ट में कौन होता है? अब यहाँ पे याद कर लो, एनाटॉमी ऑफ रूट याद है ना। सबसे पहला एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर कौन होता है? रूट हेयर। एपिडर्मिस के नीचे कौन होगा? रूट है। कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के नीचे कौन होगा? बोलो। एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के नीचे कौन होगा? पेरिसाइकल। और पेरिसाइकल के नीचे कौन होगा? जाइलम। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? अभी अभी क्योंकि वाटर का कर रहे हैं तो हमारा फोकस मेनली किस पे है? जाइलम पे। देखो आप, अगर सबको याद हो, बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है ऑलरेडी एनाटॉमी, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि बता दे रहा हूँ रूट का एनाटॉमी। सबसे पहला लेयर कौन होता है भाई? एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पे ही कौन प्रेजेंट है आपका? रूट हेयर। कौन प्रेजेंट है आपका? रूट हेयर। अब रूट में हाइपोडर्मिस होता है कि नहीं होता है? नहीं होता है। तो इसके बाद सीधे सीधे कौन सा लेयर होगा आपका? कॉर्टेक्स। कौन सा होगा? क्या एपिडर्मिस हो गया, दूसरा कौन सा हो गया आपका? कॉर्टेक्स। या मल्टीपल लेयर का होता है, समझाने के लिए अपन एक ही बना रहे हैं। कॉर्टेक्स के बाद कौन होता है भाई? एंडोडर्मिस। कौन होता है? एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के बाद कौन होता है? पेरिसाइकल। पेरिसाइकल। उसके बाद होता है वैस्कुलर बंडल। हमें अभी किससे मतलब है? जाइलम से। जाइलम फ्लोएम होगा इसके नीचे, जाइलम से मतलब है। देखो आप, पानी के डायरेक्ट, यही आपका पानी है, पानी के डायरेक्ट कंटेक्ट में कौन होता है? जल्दी बताओ कौन है? कौन है कांटेक्ट में इसके? रूट हेयर, है ना। तो पानी को सबसे पहले कौन लेगा? रूट हेयर। पूछता है कि रूट हेयर सॉइल से पानी को किस प्रोसेस से लेता है? एक ही प्रोसेस है, कौन आपका? डिफ्यूजन। प्योरली बाय डिफ्यूजन। प्योरली बाय, हाँ, ऑस्मोसिस, प्योरली बाय डिफ्यूजन। तो कोई पूछे कि रूट हेयर में पानी सॉइल से कैसे आता था, क्या बोलोगे आप? डिफ्यूजन। क्या बोलोगे? डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब ध्यान दो, पानी कहाँ आ गया आपके? रूट हेयर में। कहाँ आया? रूट हेयर में। लेकिन अभी हमको इसको कहाँ पहुँचाना है? अब देखो सुनो, हमारा अल्टीमेट एम क्या है? पहले पानी सॉइल से लेना, पहले उसको फिर कहाँ पहुँचाना? जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट, ध्यान से सुनो, पहले कहाँ पहुँचाने का एम है हमारा? जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट में पहुँचा दोगे तब तो वहाँ से जाएगा जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ। तो पहले तो हमारा पर्पस कहाँ तक पहुँचाना है? जाइलम ऑफ रूट। कहाँ तक पहुँचाने का? जाइलम ऑफ रूट। अब ना ऊपर जाएगा, पहले रूट के जाइलम में आएगा तब तो ऊपर भेजेगा वो। अब देखो, आप ध्यान दो, जाइलम ऑफ रूट तक लाने के लिए अभी बहुत रास्ता तय करना है हमें। एपिडर्मिस को क्रॉस करना है, कॉर्टेक्स को क्रॉस करना है, एंडोडर्मिस को क्रॉस करना है, पेरिसाइकल को क्रॉस करना है, तब कहाँ आएगा? जाइलम ऑफ रूट में। आ रही बात समझ? अब ध्यान दो, देखो आप सुनते जाओ, बस एक काम देखो, आराम से डिफ्यूजन से रूट हेयर में आ गया, और उसी डिफ्यूजन से ये एपिडर्मिस को क्रॉस किया, कॉर्टेक्स को क्रॉस किया, पहुंच गया कहाँ पे? एंडोडर्मिस। लेकिन एंडोडर्मिस में क्या प्रॉब्लम है भाई? आपको याद होना चाहिए, एंडोडर्मिस में जगह जगह पे किसका डिपोजिशन होता है? सुबेरिन का। इसको क्या बोलते हैं अपन? कौन सा स्ट्रिप? कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कौन सा स्ट्रिप है भाई यहाँ पे? क्या पानी के फ्लो को अलाउ करेगा क्या? याद है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आपका वाटर एयर सैक डैम होता है। यह ऊपर से किसी पानी को नीचे नहीं आने देगा, न नीचे से ऊपर जाने देगा। याद है ना? जल्दी बताओ, है ना। अब देखो होता क्या है, और जहां जहां पे सुबेरिन डिपॉजिट नहीं है उसको क्या बोलते थे? उस एरिया को पैसेज सेल। याद है? पैसेज सेल। हाँ, अब देखो होगा क्या, अपन को रूट हेयर से पानी कहाँ पहुंचाना है? जाइलम ऑफ रूट। इसके लिए दो पाथवे हमें स्टडी करनी। कहाँ से कहाँ लेके आने के लिए? रूट हेयर से कहाँ लाने के लिए? जाइलम ऑफ रूट। उसके लिए दो पाथवे हमारे पास। अभी बात कर रहे हैं बस रूट की बात हो रही है, स्टेम लिफ्ट की बात ही नहीं हो रही है। अपन लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की शुरुआत करवा रहे हैं। तो पहले तो आपको कहाँ भेजना है? जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट से कहाँ जाएगा? जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ।
तो पहले जाइलम ऑफ रूट तक लाने के लिए, रूट हेयर तक तो पहुंच गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे पहुंच गया डिफ्यूजन से, लेकिन रूट हेयर से कहाँ पहुंचाना अपन को, जाइलम ऑफ रूट। जाइलम ऑफ रूट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास कितने पाथवे हैं, 2 पाथवे। एक पाथवे को बोलते हैं अपन एपोप्लास्ट पाथवे, क्या बोलेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे, और एक को बोलेंगे अपन सिम्प्लास्ट। तो पाथवे हमें एपिडर्मिस से पानी को कहां तक पहुंचाने के लिए, जाइलम ऑफ रूट तक। एक को बोलते हैं एपोप्लास्ट, दूसरे को क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। अब देखो तो एपो मीन्स होता है आपका अवे, और सिम मतलब होता है टूवर्ड्स, क्या होता है अवे, और प्लास्ट मतलब क्या हो गया, प्रोटोप्लास्ट। मतलब यहाँ पे जो पानी किससे दूर भागना चाहेगा, प्रोटोप्लास्ट से, और यहाँ पे पानी प्रोटोप्लास्ट में आना चाहेगा। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। तो सिम्प्लास्ट एपोप्लास्ट में क्या है, सिम्प्लास्ट में पानी साइटोप्लाज्म को टच करना चाहेगा, प्रोटोप्लास्ट को टच करना चाहेगा, जबकि एपोप्लास्ट में पानी साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लास्ट से दूर भागेगा, है ना। अभी समझ जाओगे, मतलब सिंपल सा ये है, जो एपोप्लास्ट में पानी का मूवमेंट होगा, किसमें, एपोप्लास्ट में। तो ये देख लो, ये बना लिया हमने बहुत सारे सेल, ठीक है। आप जानते हो सेल में सेल वॉल होगा, सेल मेम्ब्रेन होगा, सब कुछ होगा। एपोप्लास्ट पहले देख रहे हैं, एपोप्लास्ट में हमेशा पानी का मूवमेंट उसके सेल सरफेस से होता है, कहां से, सेल सरफेस एंड इंटरसेलुलर स्पेस, इसके बीच में। मतलब कभी भी यहाँ पे पानी जो है सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे मान लो एक आप कुछ रखा हुआ है आपने, बकेट है ना, बकेट के ऊपर ऊपर से पानी जाएगा, बकेट के अंदर कभी भी नहीं जाएगा, किसमें, एपोप्लास्ट में। तो एक बात बताओ, एपोप्लास्ट में कभी भी पानी साइटोप्लाज्म को टच कर रहा है क्या, नहीं, क्योंकि वो उसके सरफेस पे। देखो अब दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल से, दूसरे कलर से ले लेते हैं, यह हमारा एक मान लेते हैं वाटर मॉलिक्यूल है, यह वाला, ठीक है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो आप, यह वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से पास होगा, सेल सरफेस से, ऐसे आया, इसके इंटरसेलुलर स्पेस में आया, ऐसे ऐसे, देख रहे हो आप कैसे पास हो रहा है, एक सेल के सरफेस से और उसके इंटरसेलुलर स्पेस से। आई बात समझ, कि कभी भी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा, मतलब कभी भी साइटोप्लाज्म को टच नहीं करेगा। क्लियर है सबको, एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट क्लियर है सबको। अब देखते हैं सिम्प्लास्ट। सिम्प्लास्ट पे मान लो 2 सेल देके दिखा रहा हूं आपको, ये मान लो कि 2-3 सेल है। क्या करेगा, पानी पहले इसके सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके कहां घुस गया, साइटोप्लाज्म में। 2 नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म किससे कनेक्ट होता है, वेरी गुड, किससे, प्लाज्मो, होता है कि नहीं, जल्दी बताओ। यहाँ कैसे पानी का मूवमेंट होगा, एक सेल में पानी घुस का साइटोप्लाज्म में, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा होते कहाँ गया, दूसरे सेल में, दूसरे से तीसरे सेल में, तीसरे से चौथे सेल में, चौथे से 5 में। मतलब यहाँ पे पानी का फ्लो थ्रू साइटोप्लाज्म हो रहा है, सरफेस पे नहीं, अंदर अंदर हो रहा है, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू। आ रही बात समझ, इसको क्या बोल देंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। डिफरेंस सिंपल है, डिफरेंस सिंपल है, सॉरी सॉरी सिम्प्लास्ट, हाँ सिम्प्लास्ट, इसको क्या बोलेंगे, सिम्प्लास्ट। तो डिफरेंस सिंपल है बेटा, है ना, कि सिम्प्लास्ट में वो साइटोप्लाज्म को क्रॉस करेगा, साइटोप्लाज्म को टच करते हुए जाएगा, ऊपर ऊपर से नहीं जाएगा, और एपोप्लास्ट में ऊपर ऊपर से जाएगा। इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ, है ना। लेकिन अब आते हैं कैच, यहां से कहानी है, अब आते हैं कैच पे अपन। कोई भी पाथवे हो, एपोप्लास्ट हो, सिम्प्लास्ट हो, जो सिम्प्लास्ट हो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अंदर अंदर जा रहा है। लेकिन अब प्रीवियस वाले पेज पे आते हैं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे, तो मान लो यहाँ पे अभी ट्रांसपोर्ट अपन करवा रहे हैं एपोप्लास्ट, कौन सा, एपोप्लास्ट। तो सेल सरफेस होते हुए उसका एपिडर्मिस क्रॉस कर गया हो, है ना, ये सेल का एपिडर्मिस क्रॉस कर गया, मान लो कॉर्टेक्स क्रॉस कर गया, कहाँ पहुंच गया पानी आपका, एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस। लेकिन एंडोडर्मिस तो अपने सरफेस से पानी को अलाउ ही नहीं करता जाने, सही बात है कि नहीं, जल्दी बताओ, बोलो। क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है आपका, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। वह पानी को क्या बोलेगा, भाई अब हम तुमको अपने सरफेस से क्रॉस नहीं करने देंगे, मतलब तुम्हारा मूवमेंट अब रुक गया। तो पानी को मजबूरन कहाँ उतरना होगा, साइटोप्लाज्म में। ऐसे सेल से कहाँ उतरना होगा उसको, साइटोप्लाज्म में। तो कहने का मतलब ये है, एंडोडर्मिस तक वाटर का मूवमेंट एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट हो सकता है। क्या हो सकता है आपका, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट। लेकिन एंडोडर्मिस के बाद सारा पाथवे कैसा हो गया, सिम्प्लास्ट। क्लियर है, क्लियर है सबको ये, बस यही कैच है आपका, खत्म हो गया एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट, है ना, खत्म हो गया। अब यहाँ पे एंडोडर्मिस के बाद सारा पाथवे कैसा हो गया आपका, सिम्प्लास्ट। या पानी कहाँ पहुंचा,
पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से कहाँ पहुंच जाएगा? जाइलम ऑफ रूट, जाइलम ऑफ रूट। लेकिन पेरिसाइकिल से जाइलम ऑफ रूट में कैसे आएगा वो भी देखना है हमें। अब पढ़ेंगे अपन, पढ़ते जाएंगे, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। ये सबको समझ में अच्छे से? देखो बहुत आसान तरीका है, नाम ही बता रहा है। एपोप्लास्ट सर सेल सरफेस और उसके इंटरसेलुलर स्पेस से जाएगा, और सर सिम्प्लास्ट में उसके साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते जाएगा। हाँ, ड्राइविंग फोर्स याद रखेंगे। ड्राइविंग फोर्स क्या है आपको बताया था, एक वाटर मॉलिक्यूल और एक सेल के सरफेस पे जो फोर्स डेवलप होता है उसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? एडहेशन, एडहेशन, है ना। तो इसका मतलब जो आपका एपोप्लास्ट पाथवे है उसमें जो ड्राइविंग फोर्स है, जो वाटर का मूवमेंट करवा रहा है, कौन सा फोर्स है? कोहेशन, एडहेशन। वाटर के बीच में कौन सा फोर्स होगा? कोहेशन। और वो सेल सरफेस पे फ्लो कर रहा है तो कौन सा होगा? एडहेशन। होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ। तो कोई पूछे कि एपोप्लास्ट पे पाथवे में पानी का मूवमेंट के लिए कौन सा फोर्स, क्या बोलो? कोहेशन, एडहेशन। और कोई पूछे सिम्प्लास्ट में, तो वहां पे तो सीधा सीधा हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है? चलिए बताओ, बोलो। हाँ चलो, अब यही बातों को हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखो तो वाटर कहाँ पे आ गया भाई? सॉइल से ले लिया हमने वाटर को, उसके बाद कौन उसको एब्जॉर्ब किया? रूट हेयर बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद देखो अब हमें पानी को कहाँ भेजना है? इनर लेयर ऑफ रूट। इनर लेयर मतलब एपिडर्मिस, वहां से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल से जाइलम ऑफ रूट। उसके लिए दो पाथवे हमारे पास अंदर भेजने के लिए, एक एपोप्लास्ट, दूसरा आपका सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट क्या आपका? अवे, प्लास्ट मीन्स प्रोटोप्लाज्म, सिम्प्लास्ट मतलब टुवर्ड्स, प्लास्ट मीन्स प्रोटोप्लाज्म। अब देखो यहाँ पे जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कौन? आपका कोहेशन एडहेशन फोर्स, और यहाँ पे आपका बाय कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब वो तो मैंने थोड़ा सा आपको बेसिक बता दिया, अब पूरा एकदम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट शुरुआत से बेसिक से अपन देखते हैं कि कैसे कैसे डिफाइन है सब, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को अपन क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। याद है? याद है? और उसमें ये भी हमने पढ़ा था कि भाई डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, और दूसरी बात कभी कभी एक चीज यहाँ पे है और भेजना उसको बहुत दूर है, वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या डिफ्यूजन उतना फोर्स जनरेट नहीं कर पाएगा। मान लो बना यहाँ पे और लेके जाना है 200 मीटर ऊपर, तो 200 मीटर ऊपर भी होते हैं, वहां पे डिफ्यूजन लेके जा पाएगा क्या? उसको 300 साल लग जाएंगे, उसको 2000 साल लग जाएगा, तब तक प्लांट का डेथ हो जाएगा। एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं कर सकता क्योंकि उतना एनर्जी ही जनरेट नहीं होगा कि नीचे से उतना दूर पहुंचा दे। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट और डिफ्यूजन अकेले काफी नहीं था लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए, तभी हमें किसका जरूरत पड़ा? वैस्कुलर टिश्यू का। किसका जरूरत पड़ा? वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, अब देखो बस समरी कर देता हूं कि क्या क्या अपन को पढ़ना है। हमने पानी को सॉइल से उठाया कौन? रूट हेयर। रूट हेयर रूट जाइलम तक कैसे लेके आया? एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट से। रूट जाइलम से अब हम भेजना जाइलम ऑफ स्टेम एंड लीफ, मतलब ऊपर भेजना है। उसके लिए दो चीज रिस्पॉन्सिबल है, एक आपका मेन क्या? ट्रांसपिरेशन पुल, और दूसरा रूट प्रेशर, है ना। रूट प्रेशर का कंट्रीब्यूशन बहुत कम होता है, बहुत कम। मेन एक ही बचा कौन? आपका ट्रांसपिरेशन पुल। समरी समझो तभी आप कनेक्ट कर पाओगे। कनेक्ट करना सबसे पहले जरूरी है कि अपन पढ़ क्या रहे हैं। पढ़ यह रहे हैं कि हमें पानी सॉइल से उठा के कहाँ पे भेजना है? पूरा ऊपर तक। तो सॉइल से कौन लिया? रूट हेयर बाय डिफ्यूजन। वहां से जाइलम ऑफ रूट तक कैसे पहुंचा? एपोप्लास्ट एंड सिम्प्लास्ट। और जाइलम ऑफ रूट से अब जो ऊपर भेजना है उसके लिए दो मेथड है, एक है आपका कौन? रूट प्रेशर, और दूसरा आपका ट्रांसपिरेशन पुल। और मेन इस दोनों में कौन है? आपका ट्रांसपिरेशन पुल। रूट प्रेशर बस 1-2% हेल्प कर देता है। तो मेन जो ऊपर भेजने वाला है जाइलम ऑफ रूट से ऊपर कौन लेके जाता है भाई? ट्रांसपिरेशन। रूट प्रेशर बस थोड़ा बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, अब दूसरी बात कर लेते हैं। तो आपका रूट प्रेशर है, पॉजिटिव प्रेशर होगा ना? और हाँ होगा। और ट्रांसपिरेशन पुल कैसा होगा आपका? नेगेटिव। हम ऊपर खींच रहे हैं किसी चीज को, नहीं खींच रहे हैं, जबरदस्ती नहीं खींच रहे हैं। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो आपके मुंह में अपने आप आ जाता है, खींचना पड़ता है हमें। तो किसी चीज को ग्रेविटी के अगेंस्ट खींच रहे हैं तो नेगेटिव होगा कि नहीं? है ना। जबकि रूट प्रेशर हमेशा कहाँ लगता है? हाई टू लो, तो कैसा होगा? पॉजिटिव। अभी बता रहा हूँ, उस पर आते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी डन बाय डिफ्यूजन अलोन। रीजन क्या आपका बता ही दिया, डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इट कैन अकाउंट फॉर ओनली short distance movement of molecules. Example, the movement of a molecule across a typical plant cell about 15 micrometer takes approximately 2.5. अब देखो तो
50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस ही कवर करने में डिफ्यूजन को कितना लग जा रहा है? 2.5 सेकेंड। आपके एनसीईआरटी में इसी तरह क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर मीटर इसको क्रॉस करना पड़ गया 2 मीटर तो कितना टाइम लग जाएगा? उसका कैलकुलेशन निकालोगे ना तो 3 साल लग जाएगा। कितना? 3 साल। 2 मीटर से 3 मीटर 50 मीटर दिया हुआ, क्या दिया हुआ क्वेश्चन पढ़ो तो एक बार, दिया होगा डिफ्यूजन में लॉन्ग डिस्टेंस में, शुरुआत में ही हेडिंग में दिया होगा आपका, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में देखो शुरुआत में दिया हुआ हेडिंग क्वेश्चन करके। 1 मीटर है, 1 मीटर देखो 1 मीटर को क्रॉस करने में जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो 2 साल लग जाएगा इसको, 2 से 3 साल। आप समझो 1 मीटर में डिफ्यूजन कितने साल में भेज रहा है? पानी भेजना है 200 मीटर, मर जाएगा तब तक प्लांट, है ना। वो पानी का इंतजार करते करते खत्म हो जाएगा। इसलिए डिफ्यूजन आपका अकेले लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट नहीं करवा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम टाइम, दूसरा और क्या कारण है कि डिफ्यूजन केवल नहीं करवा सकता लॉन्ग? पहला तो स्लो है, दूसरा क्या होता है, सम टाइम द साइट ऑफ प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन एंड साइट ऑफ स्टोरेज आर टू फार फ्रॉम ईच अदर। मान लो प्लांट बहुत लंबा है, पानी एब्जॉर्ब कहाँ किया? रूट में, और स्टेम को ऊपर वाले को भेजना है, डिस्टेंस है 100 मीटर, तो साइट ऑफ प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन क्या है? बहुत नीचे है, और पहुंचाना बहुत ऊपर है। वहाँ पे डिफ्यूजन काम कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। वहाँ पे हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? वैस्कुलर टिश्यूज का। अब 2 चीज लिखा वहाँ पे, साइट ऑफ प्रोडक्शन एंड साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्यों लिखा? प्रोडक्शन किसके लिए यूज किया? हम किसका ट्रांसपोर्ट करेंगे? प्लांट ग्रोथ हार्मोन का भी, याद है ना। तो प्लांट ग्रोथ हार्मोन जहाँ पे प्रोड्यूस होता है वहाँ से हमें दूसरे जगह भेजना पड़ता है। जहाँ पे प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सोर्स। जहाँ पे यूज होगा उसको क्या बोलेंगे? सिंक। ठीक है। तो और एब्जॉर्प्शन मतलब जैसे पानी को एब्जॉर्ब किया रूट, उसको पहुँचाना बहुत ऊपर तक। अब जहाँ पे साइट ऑफ प्रोडक्शन या एब्जॉर्प्शन बहुत नीचे हो और पहुँचाना बहुत दूर तक हो, वहाँ पे डिफ्यूजन काम नहीं करेगा, क्योंकि डिफ्यूजन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस। इसलिए हमें जरूरत पड़ा अलग मैकेनिज्म का, और हमने यूज करना शुरू किया जाइलम एंड फ्लोएम का। क्लियर है? Thus, diffusion and active transport would not suffice. Therefore, special long-distance transport system became necessary so as to move substances across long distances and at a much faster rate. Water, minerals and food, इसी सब का ट्रांसपोर्ट करना है ना अपन को, है ना। और जो आपको बता दिया था पहले भी कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट का जो तरीका होता है उसको क्या बोलते हैं? मास फ्लो या बल्क फ्लो, बताया था ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट हमेशा किस प्रिंसिपल को फॉलो करता है? मास और बल्क फ्लो सिस्टम। अब देखते हैं, बल्क और मास फ्लो इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। जो आपका बल्क फ्लो है या मास फ्लो है, टोटली किससे अलग है? जल्दी बताओ। डिफ्यूजन से। कैसे अलग है? देखो, नदी में आपने देखा होगा, है ना। नदी में जब पानी बहता है तो अपने अपने साथ सब कुछ को बहा के लेके जाता है कि नहीं? तो देखो समझ लो, बेसिक आप डिफरेंस समझ लो कि क्या है बल्क फ्लो या मास फ्लो, और क्या है आपका डिफ्यूजन, कैसे डिफरेंस है, ध्यान देना। डिफ्यूजन पहले देखते हैं। पहले किसको देख रहे हैं? ये देखो, मान लो हमने 2 मॉलिक्यूल लिया, एक है ए और एक है बी, ठीक है, और साइड ले लिया एक्स और वाई, और बीच में क्या लगा दिया? एक मेम्ब्रेन। अब देखो, अगर हम बोल रहे हैं ए और बी है, इधर और ले लेते हैं सी, और इधर क्या आपका डी, 4 मॉलिक्यूल हमने लिए। हमने बोला ए का कॉन्सेंट्रेशन एक्स वाले साइड में ज़्यादा है, ए का फ्लो किधर से किधर होगा? एक्स से वाई, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बताओ, है ना। हमने बोला सी का कॉन्सेंट्रेशन एक्स साइड में क्या है आपका? कम है, तो सी किधर से किधर आएगा? वाई से आएगा ना। तो कहने का, समझाने का मतलब इतना है कि डिफ्यूजन में हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का कॉन्सेंट्रेशन डिसाइड करता है कि वो किधर फ्लो करेगा। आ रही बात समझ? डिफ्यूजन में कौन डिसाइड करेगा? हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल। मतलब ए वाला सी से बिल्कुल क्या है? इंडिपेंडेंट है। ए अगर इधर ज्यादा है तो किधर आएगा? वो इधर आएगा। अगर सी इधर कम है तो किधर आएगा? इधर आएगा। तो हर अपना मॉलिक्यूल अपना डिसाइड कर रहा है कि नहीं? यहाँ पे जल्दी बताओ, बोलो बोलो, यस नो। लेकिन मास फ्लो बल्क फ्लो में क्या होगा? देखो, आप मान लो यहाँ पे 50 चीजें हैं, कितनी? 50। यहाँ पे मान लेते 50 सब्सटेंस है यहाँ पे। अरे इतनी अच्छी राइटिंग कैसे होगी मेरी? हाँ ठीक है, वही बोलो, इतनी अच्छी राइटिंग। इधर देखो, इधर मान लेते हैं अपन 50 चीजें हैं। कितने चीजें हैं? 50 चीजें। और यह एक साथ फ्लो करेगा, है ना। तो जब 50 चीजें एक साथ फ्लो कर रहा है तो उसके अंदर 1-2 मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेंट्रेशन कम भी होगा ना, फर्क नहीं पड़ता, उसको इधर ही आना होगा। आई बात समझ? बात समझो क्या बोल रहा हूं मैं। यहाँ पे हो क्या रहा है? देखो, हमने बोला इधर 50 चीजें, कितना है? 50। अब यहाँ पे हम टोटल देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अगर 50 चीज का मिला के इधर हाई है और इधर क्या आपका लो, तो आपके 50 चीज में मान लेते कि 2 चीज का कॉन्सेंट्रेशन इधर क्या था? लो।
लेकिन क्योंकि ओवरऑल कॉन्सेंट्रेशन किधर ज्यादा है, इधर सारी चीजें एक साथ किधर फ्लो करेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड नहीं हुआ, मास के ऊपर हम डिपेंडेंट है। मतलब 50 चीजें हैं, अगर 50 चीजों का कॉन्सेंट्रेशन इस साइड हाई है, तो जो एक दो इसमें कम भी है ना, उसको भी हाई के साथ किधर जाना होगा, लो की तरफ। क्योंकि ओवरऑल इधर क्या है हाई, इधर क्या है लो। यहाँ इंडिविजुअल का काउंट नहीं करेंगे, यहाँ किसका काउंट करेंगे, जितने मॉलिक्यूल्स है सब का मिला के देखेंगे कि किधर हाई है और किधर क्या है लो। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, नदी होता है, नदी में आप देखते हो कि जितने मिट्टी है, पत्थर है, छोटे छोटे प्लांट के टुकड़े हो, जब नदी बहता है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन पत्थर का किधर ज्यादा किधर कम है देखेगा क्या, वो आप नदी बहेगा तो सबको अपने साथ बहा के लेके जाएगा कि नहीं, लेके जाएगा ना, जल्दी बताओ। तो यही डिफरेंस है आपका। डिफ्यूजन में हर एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का अपन देखते हैं, जिसका जिधर ज्यादा होगा उधर से कहाँ जाएगा वो कम में। मास फ्लो में हम ओवरऑल देखते हैं कि किधर ज्यादा और किधर कम है, इंडिविजुअल का अपन नहीं देखते हैं। क्लियर है, जल्दी बताओ, बोलो। हाँ देखो यहाँ पे, तो मास फ्लो में यही लिखा हुआ देखो आप, इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन बल्क, एक साथ। यहाँ इंडिविजुअल को काउंट नहीं करेंगे, मास का कैसा आपका कॉन्सेंट्रेशन है, मास का अगर ज्यादा है उसके अंदर में दो चार का कम भी हो तो चलेगा, मास का धीरे ज्यादा होगा उधर से कहाँ जाएगा, कम वाले में। और इन मास से फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंसेस बिटवीन द 2 पॉइंट। एक साइड का प्रेशर ज्यादा है, उसके अंदर में हो सकता है एक दो का प्रेशर क्या हो, कम भी हो, लेकिन फिर भी जो मास का होगा वही डिसाइड करेगा कि किस डायरेक्शन में क्या होगा आपका फ्लो होगा। ठीक है, it is a characteristics of mass flow that substances whether in solution or in suspension are swept along at the same pace as in a flowing river, है ना। और ये मास फ्लो के कारण क्या होता है, सब्सटेंस आपका सॉल्यूशन में हो, सस्पेंशन में हो, कैसे भी हो, इधर आपका सारी चीजें मूव करेगा, उसको उधर ही क्या करना होगा, मूव करना होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या देखो, इन डिफ्यूजन डिफरेंट सब्सटेंसेस मूव इंडिपेंडेंटली डिपेंडिंग ऑन देयर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे क्या होगा, हर सब्सटेंस अपना अपना जो कॉन्सेंट्रेशन होगा उसके अकॉर्डिंग मूव करेगा। ठीक है, आगे देखो, बल्क फ्लो कैन बी अचीव्ड आइदर थ्रू एनी ऑफ फॉलोइंग। बल्क फ्लो कैसे कैसे, दो ही तरीका है, आपको बता तो दिया। अब ऊपर हमें भेजना है, जाइलम ऑफ फ्रूट से कहाँ भेजना है, ऊपर। दो ही तरीका है आपका, एक तो आपका हो सकता है पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट, जिसको क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। और नेगेटिव का एग्जांपल कौन होगा आपका, ट्रांसपिरेशन पुल। फॉर एग्जांपल दे रहा है गार्डन हॉज, पानी में जब आप पाइप से पानी डालने जाते हो है ना, तो क्या होता है, पानी हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ जाता है, लो प्रेशर में। तो हाई से लो में जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। हाइड्रोस्टैटिक समझते हो किसको बोलते हैं, प्रेशर क्रिएटेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। तो गार्डन हॉज एग्जांपल पूछ लेता है कि गार्डन हॉज पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का एग्जांपल है या नेगेटिव का, तो क्या बोलोगे, पॉजिटिव का। और आपका सक्शन थ्रू ए स्ट्रॉ, आप कोल्ड ड्रिंक्स पीने जाते हो, जबरदस्ती कोल्ड ड्रिंक को ऊपर खींचते हो आप, है ना, ऊपर खींचना मतलब क्या होगा आपका, ये नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, होगा कि नहीं, जल्दी बताओ, है ना। तो आप देखोगे दोनों टाइप के होते हैं, दो टाइप के आपके इसमें भी दिखेगा, एक होगा पॉजिटिव, बताया तो ऊपर भेजने के लिए दो ही मैकेनिज्म है, रूट प्रेशर ग्रेडियंट प्लस ट्रांसपिरेशन पुल। जो ट्रांसपिरेशन पुल है वह एग्जांपल है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट का, लिख लो। ट्रांसपिरेशन पुल किसका एग्जांपल है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का। और आपका जो रूट प्रेशर है किसका एग्जांपल है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्लियर है, चलो अब अपन आ गए टॉपिक पे, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। शुरुआत का बता ही दिया आपको कि रूट जाइलम तक कैसे पहुंचेगा। देखो, द रूट्स एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट्स। अब देखो इसको अपन देखते हैं थोड़ी देर में, पहले अपने तरीके से मैं बता दूं जो मेरे नोट्स नीचे लगे हुए हैं। ठीक है, ये तो आपका 2 पेज का बस बचा हुआ है, मेरे नोट्स जो नीचे लगे हुए हैं उसको आप देखो कैसे आपका यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि इसी चीज़ को मैंने समरी में पीछे लगाया है, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज़ को समरी में नीचे लगा दिया मैंने अपने नोट्स। ये देखो, ये सब बातें मैंने आपको बता दिया है। कोहेशन क्या होता है भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल टू मूव द मॉलिक्यूल इन वन डायरेक्शन, उसको क्या बोलते हैं, कोहेशन। एडिशन क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द सेल वॉल एंड मॉलिक्यूल टू मूव द मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं एपोप्लास्ट पाथवे। पहले एपो बता ही दिया आपको क्या होता है, वाटर मूवमेंट थ्रू इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड सेल वॉल डज नॉट एंटर इनटू द साइटोप्लाज्म। कब तक, लेकिन टिल एंडोडर्मिस which has Casparian strips that do not allow water to pass through it. So water enters into cytoplasm, है ना, और वहां से फिर सबका सब कैसा हो जाएगा आपका, symplastic. After that it will also follow symplast pathway that is moves through cytoplasm. ये बात समझ में आई एपोप्लास्ट का अभी तक। इसके लिए फोर्स कौन रिस्पॉन्सिबल आपका, कोहेसिव एंड
एडहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। नो क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन, क्लियर है सबको। एपोप्लास्ट में सर कहाँ तक आया वो, एंडोडर्मिस तक आया, वहां से कैसा हो गया ये सिम्प्लास्ट, और यहाँ पे क्या होगा, क्रॉस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेगा। आगे देखो कोहेसिव, कोहेसिव क्या होता है, ऑल H2O मॉलिक्यूल आर बाउंड टुगेदर बाय H बॉन्ड बिटवीन O2 एंड H2। अभी तो इसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको क्या बोलते हैं, कोहेसिव फोर्स। बताया था ना कि सारे वाटर मॉलिक्यूल्स एक चेन में प्रेजेंट होता है, किसमें, एक चेन में, और ये दोनों के बीच का बॉन्ड कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसको बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या कोहेसिव फोर्स, ठीक है। इसी तरह आपको बताया था कि वाटर और सेल सरफेस के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और उसको क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। बताया था कि नहीं, बताया था ना। चलो, एडहेसिव फोर्स बिटवीन H2O एंड द सरफेस ओवर विच इट इज फ्लोइंग, मतलब सेल के सरफेस पे फ्लो कर रहा है, उन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन का फोर्स होगा क्या बोलेंगे इसको, एडहेसिव। हियर बॉन्ड ऑफ हाइड्रोजन विथ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन सेल वॉल इज फॉर्म्ड, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है, नाइट्रोजन सेल वॉल का और हाइड्रोजन वाटर वाला। यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में है H2O में, H2O में जो है कोहेसिव, और जो सेल सरफेस और H2O में है क्या बोलेंगे, एडहेसिव, क्लियर है। अब देखो सिम्प्लास्ट पार्ट पे बता ही दिया, वाटर मूवमेंट अकर्स थ्रू साइटोप्लाज्म थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, ठीक है। हियर क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन अकर्स, तो इट इज अ स्लो प्रोसेस, मास फ्लो अकर्स अलोंग अ कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, उसका फोर्स क्या था, कोहेसिव एडिशन, इसका क्या, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। और क्वेश्चन पूछेगा एपोप्लास्ट पाथवे ज्यादा तेज है या सिम्प्लास्ट, हंसी क्यों मारी तेरे को, हाँ मारूंगा थप्पड़ ना गिर जाएगा सीधे अभी, तब मैं बोल दूं ना, समझा। तो क्या कर रहा है, चल उठ यहाँ से, उठ उठ उठ, इधर इसे जाके बैठ, निकल, तू भी जाओ उधर, चल निकल उधर, साथ में कभी नहीं बैठेगा तुम लोग, समझा। चल उधर बैठ, ओए तमीज में पढ़ा कर, समझा। चीजों को इग्नोर करता हूँ इसका मतलब नहीं, मारने लगूंगा ना तो दिमाग ठिकाने ला दूंगा, समझा। लेक्चर में बोल कुछ नहीं रहा, लेकिन हंसना भी नहीं है, चुपचाप पढ़ाई कर। यहाँ क्या होगा देखो, क्रॉसिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन यहाँ पे होता है। अब देखो, अब ये सब आप समझ गए आप। तो हाँ पूछ रहा था मैं कि कौन सा पाथवे स्लो होगा, कौन सा फास्ट होगा। हमेशा फास्ट कौन होगा, आपका एपोप्लास्ट, क्योंकि देखो ना वहां पे उसको कहाँ पे जाना है, सेल सरफेस पे, तो सेल सरफेस से सीधे सीधे आगे बढ़ते जाएगा, वहां पे कोई बैरियर उसको नहीं मिलेगा। जबकि साइटोप्लाज्म में उसको सब कुछ को क्रॉस करना होगा, तब आगे बढ़ना होगा। तो हमेशा कौन सा पाथवे फास्ट होता है, एपोप्लास्ट आपका। अब देखो सीक्वेंस ऑफ वाटर फ्लो सब बता दिया मैंने, बस उसी को पढ़ना है अपन को। पहले रूट हेयर में आया बाय डिफ्यूजन, उसके बाद कहाँ आएगा, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स से एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस से पेरिसाइकल, पेरिसाइकल से जाइलम, हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट इन रूट। आगे देखो मैकेनिज्म ऑफ मूवमेंट ऑफ H2O फ्रॉम एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तक तो आप समझ ही गए। रूट हेयर लिया, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट पाथवे से कहाँ तक आ गया हो, एंडोडर्मिस तक, ठीक है। अब देखो हमें क्या पढ़ना है, एंडोडर्मिस से पानी, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल से पानी कहाँ पहुंचाना हमें, अब जाइलम ऑफ रूट। इसके लिए भी देखो सीधे सीधे जाइलम ऑफ रूट तक आता है, लेकिन इसके लिए एक प्रिंसिपल है। कहाँ तक पहुंचा दिया हमने, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल तक। कहाँ तक पहुंच गया भाई, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल से जाइलम ऑफ रूट में कैसे आएगा वो, इसके लिए कहानी है, एपोप्लास्ट प्लास्ट पाथे ही, लेकिन कैसे आएगा वो देख रहे हैं। बस ये पढ़ने जा रहे हैं अपन कि हमें पहुंचाना है कहाँ से भाई, एंडोडर्मिस या पेरिसाइकल से, कहाँ पे, जाइलम में। तो जाइलम में अगर हम वाटर पोटेंशियल कम कर दे तो बगल वाले पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस में क्या हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल ज्यादा, पानी तुरंत बह के कहाँ चला जाएगा, जाइलम में जाएगा ना। बस वही पढ़ना अपन को कि कैसे अपन जाइलम में वाटर पोटेंशियल कम कर देते हैं, ताकि पेरिसाइकल से एंडोडर्मिस से सारा बह के कहाँ पहुंच जाएगा, एंडोडर्मिस, ठीक है। देखो एज Na+ इज प्रेजेंट इन एंडोडर्मिस, Na+ कहाँ प्रेजेंट होता है आपके, एंडोडर्मिस में। अब देखो कितना अच्छा होगा, सारा Na+ कहाँ निकल के चला जाएगा, जाइलम में, जाइलम में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, कम, है ना, और सारा पानी इन दोनों से बह के कहाँ चला जाएगा, जाइलम में। बात समझ में आई, वही पढ़ रहे। देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, ये पूछता है कि जो एंडोडर्मिस में Na+ है वो जाइलम में जाता है तो अपने आप जाता है, नहीं, जबरदस्ती भेजना पड़ता है हमें, क्योंकि जाइलम में ऑलरेडी आपका Na+ का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है, लेकिन फिर भी और ज्यादा हम भेजते हैं जबरदस्ती। तो कैसा ट्रांसपोर्ट हो रहा है Na+ का, यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ Na+ बाय कैरियर प्रोटीन्स इनटू जाइलम, दैट इज
Na+ from endodermis enters xylem by active transport, that is from lower concentration to higher concentration, and this increases the solute concentration in xylem and decreases the water potential in xylem. और जैसे ही आपका वाटर पोटेंशियल कम हुआ, एज अ रिजल्ट वाटर मूव इनसाइड इनटू जाइलम बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट फ्रॉम सराउंडिंग सेल्स. जो भी सेल्स होंगे आसपास में ज़्यादा वाटर पोटेंशियल हो गया, इसमें कम हो गया, सारा पानी कहाँ पहुँच गया, जाइलम ऑफ रूट. अभी कहाँ पहुँचा है हमने, रूट में. अब हमें देखना है अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, मतलब जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ. दैट इज फ्रॉम जाइलम ऑफ रूट टू जाइलम ऑफ स्टेम एंड जाइलम ऑफ लीफ. देखो दैट इज ऑल डन बाय टू मैकेनिज्म. अब यहां से ऊपर ले जाने के लिए दो ही मैकेनिज्म आपके पास, रूट प्रेशर एंड ट्रांसपिरेशन. बहुत आसान है कि नहीं है. अब रूट प्रेशर कैसा है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है. देखो ना रूट प्रेशर कैसे बना था, जब सॉइल से पानी को रूट एब्जॉर्ब किया तो रूट के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया कि नहीं. ये देखो, ये बात समझना, ये पूरा रूट है आपका, इतना पानी यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया कि नहीं, आगे में लो प्रेशर हो गया कि नहीं, अब आगे पानी बढ़ा, अब यहाँ पे रूट प्रेशर आ गया, यहाँ पानी बढ़ा, तो थोड़ा बहुत रूट प्रेशर भी हेल्प करेगा कि नहीं कि पानी को मूवमेंट को ऊपर ले जाने में. और ये हाई से लो में जा रहा है, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, पॉजिटिव. रूट प्रेशर किसका एग्जाम्पल है, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ना. देखो रूट प्रेशर समझ गया ना क्या होता है, पानी के मूवमेंट के कारण जो रूट में प्रेशर डेवलप हुआ है उसी को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर, है ना. पॉजिटिव प्रेशर डेवलप्स इनटू रूट्स ड्यू टू द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इनटू देम. दिस प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग वाटर अप टू अ ऑल हाइट. बताया तो मेनली कौन सा मैकेनिज्म आपका, ट्रांसपिरेशन पुल. थोड़ा बहुत ये भी हेल्प कर देता है किसमें, पानी को धक्का देने में, ऊपर पहुंचाने में. ठीक है, आगे देखो ट्रांसपिरेशन पुल. मेन आपका कौन है, आपका ट्रांसपिरेशन पुल. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, है ना, इज प्राइमरली ड्यू टू ट्रांसपिरेशन पुल. अब कोहेशन टेंशन मॉडल इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोहेशन टेंशन मॉडल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपिरेशन पुल में पूरा कोहेशन टेंशन ही देखने को मिलता है कि नहीं, जल्दी बताओ. टेंशन ही है ना, पानी के आपस के बीच में क्या है, कोहेशन, और पानी और सेल सरफेस के बीच में क्या है, जाइलम के एडहेशन. अब ट्रांसपिरेशन पुल मैंने आपको बता दिया था, चलो फिर से बता दे रहा हूँ ट्रांसपिरेशन पुल होता क्या है. ठीक है, ट्रांसपिरेशन पुल पूरा किसके ऊपर डेवलप है भाई, कोहेशन टेंशन पे. कैसे देखो, तो जाइलम ऑफ रूट तक पानी आ चुका है, अब हमें ना जाइलम ऑफ स्टेम. तो चलो ले लेते हैं, मान लेते हैं ये आपका स्टेम है और इसके अंदर क्या है आपका, ये जाइलम. क्या है, ये क्या है बेटा, जाइलम ऑफ स्टेम. अब देखो कैसे जाएगा, यहाँ पे कौन सा मॉडल हम पढ़ रहे हैं, कोहेशन एडहेशन या कोहेशन टेंशन, है ना. अब देखो कोहेशन मतलब सारा वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्या है, कनेक्टेड है विथ कोहेसिव फोर्स. और कोहेसिव फोर्स कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्ड. इसी तरह यह वाटर मॉलिक्यूल इस जाइलम के सरफेस पे, ये मान लो जाइलम है, इसी पे पानी फ्लो कर रहा है ना, तो इस जाइलम और इस सरफेस के बीच में भी फोर्स है एक, उसको बोलते हैं एडहेसिव फोर्स. क्या बोलेंगे, एडहेसिव. अब देखो पानी किस फॉर्म में, ये स्टेम है, यहाँ पे ले लेते हैं एक लीफ, अपन क्या ले लेते हैं, लीफ, है ना. अब देखो पानी चेन में फ्लो करेगा कि नहीं, हमेशा ऐसे चेन में फ्लो कर रहा है. ठीक है, एकदम चेन में होता है, माला की तरह एकदम ऐसे आया. अब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन हुआ, क्या हुआ, ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन मतलब एक पानी कहाँ निकल गया, अब एटमॉस्फेयर में, कहाँ निकल के बाहर आ गया. अब यहाँ से एक पानी यहाँ आ गया, तो यहाँ पे लो वाटर कॉन्सेंट्रेशन हो गया कि नहीं, पीछे में हाई होगा कि नहीं, यह वाला इसको फिल करने के लिए यहाँ आ गया. अब ये जब यहाँ से मूव किया था तो यहाँ कम हो गया कि नहीं, ये वाला यहाँ आ गया, अब ये मूव किया तो यहाँ कम हो गया. ऐसे करके एक एक मूवमेंट सबका हो जाएगा कि नहीं, ऊपर होगा कि नहीं, जल्दी बताओ. और ये सारा काम कौन करवा रहा है, ट्रांसपिरेशन. अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो ये मूवमेंट होता क्या, नहीं ना. इसीलिए इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, प्रोसेस को. आई बात समझ. इस तरह से आपका वाटर हमेशा एक एक यहाँ पे मॉलिक्यूल हटते जाता है ट्रांसपिरेशन से, और एक एक ऊपर बढ़ते जाता है. क्लियर है, हाँ ऐसे ही जाएगा, हाँ एग्जैक्टली सेम तरीका से. ठीक है, सबको समझ में आया ट्रांसपिरेशन पुल. ठीक है, तो यह हो गया आपका वाटर का ट्रांसपोर्ट एकदम जाइलम ऑफ लीफ या स्टेम तक. सीधी सीधी बात, हम ट्रांसपिरेशन पुल करके पहुंचा दिया सब जगह. क्लियर है, चैप्टर खत्म है आपका अभी. अब दूसरा किसका देखना है हमें, फूड ट्रांसपोर्ट. दूसरा किसका देखना है, फूड ट्रांसपोर्ट. ये भी बहुत आसान है, बहुत, ये चैप्टर ओवरऑल आसानी है ना. अब देखो फूड ट्रांसपोर्ट करना हमें, इसके लिए कौन सा हाइपोथेसिस दिया गया, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस. कौन सा, प्रेशर फ्लो. मतलब एक जगह हाई प्रेशर बना दो. देखो कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर एक ही चीज होता है, पानी या फूड हमेशा कहाँ से जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो, या हाई प्रेशर से लो प्रेशर. अब देखो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, बहुत आसान है ये भी, बहुत आसान है ना. चलो तो भी देख लेते हैं.
जब इसको देख लेंगे तो उसमें पढ़ लेंगे जो जो लिखा हुआ है, ठीक है, डिटेल में। अभी वाटर और फूड का देख रहे हैं, साथ में मिनरल्स का भी देख लेंगे। जैसे जैसे पानी जाएगा तो अपने साथ किसको लेके जाएगा, मिनरल्स को भी लेके जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या हमने यहाँ पे ले लिया, एक मान लेते हैं जाइलम, यहाँ पे ले लिया हमने फ्लोएम। पहले समझ लो आप, है ना। जहाँ पे कोई चीज बनता है उसको सोर्स बोलते हैं, और जहाँ पे उसका यूटिलाइजेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, सिंक। क्या बोलेंगे जल्दी बताओ, सिंक, है ना। अब देखो बहुत आसान है, आपको यहाँ पे याद रखना है, हमने बताया था कि प्लांट खाना किस फॉर्म में बनाता है, ग्लूकोज। स्टोर किस फॉर्म में करता है, स्टार्च। और ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करता है, सुक्रोज। याद है ना, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है, सुक्रोज के फॉर्म में, ठीक है, होता है ना। जल्दी बताओ। अब आप देखो ध्यान से देना, बस बहुत आसान है इसमें, ठीक है। अपन को क्या देखना है, पूरे ध्यान से देखना है कि कैसे पूरा प्रोसेस, ठीक है। हम क्या देख रहे हैं, फूड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। चलो देखते हैं। यह एक इधर बना लिया हमने जाइलम, क्या बना लिया, और उसके बगल में जानते हो कि वैस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम अगल बगल में होते कि नहीं, वो तो पता है ना, वैस्कुलर बंडल साथ में होता है, इसीलिए बगल में किसको बना रहे हैं, फ्लोएम को। किसको बना रहे हैं, फ्लोएम। देखो ध्यान से देखो, एकदम आसान है। यहाँ पे बना लिया हमने किसको, फ्लोएम। ऊपर लिख दे रहा हूँ, यह है आपका, यहाँ पे लिख देता हूँ, यह है फ्लोएम और यह है, ठीक है। यहाँ पे एक ले लिया हमने लीफ, क्या ले लिया, लीफ। खाना इसी में बनेगा ना, तो लेकिन खाना बना ग्लूकोज के फॉर्म में, लेकिन इसका ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में करेंगे हम, इसके फॉर्म में, है ना। देखो उल्टा हो रहा है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, फ्लोएम। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका क्या है, क्योंकि फूड किस में आएगा, फ्लोएम में आएगा ना, और ये क्या आपका, जाइलम। देखो फूड बना ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में हो रहा है, सुक्रोज के फॉर्म में। कौन लेगा फूड को, फ्लोएम लेगा ना। जल्दी बताओ। अब सुक्रोज यहाँ पे आके ऐड हो गया, कौन ऐड हो गया भाई, सुक्रोज। कौन ऐड हुआ, जल्दी बताओ। अब देखो तो इस एरिया में पूरे फ्लो में ऐड हुआ क्या, नहीं, ये मान लेते एक पॉइंट पे ऐड हुआ, इस पॉइंट का नाम क्या दे दिया, ए। फूड यहाँ है ना, पूरे फ्लो में थोड़ी आया, कहाँ है अभी, यहाँ पे। इसी को तो हमें ट्रांसपोर्ट करना है ऊपर नीचे, ठीक है। अब देखो फूड मान लो एक एरिया पे आया, कौन सा फूड, सुक्रोज। ये देखो तो यहाँ पे सुक्रोज ऐड हुआ, मतलब सॉल्यूट ऐड हुआ क्या, जल्दी बता। सॉल्यूट ऐड हुआ क्या, वाटर पोटेंशियल कम हो गया क्या, है ना, वाटर पोटेंशियल कम हो गया ना। यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया आपका, कम। बगल में कौन प्रेजेंट है, जाइलम। यहाँ पे जस्ट इसके सामने वाले एरिया में वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई। पानी तुरंत फ्लो के करके कहाँ गया, पॉइंट ए पे। पॉइंट ए पे कौन आ गया आपका, पानी। आया कि नहीं, जल्दी बताओ, आ गया। अब एकदम बहुत तेजी से यहाँ H2O भरना शुरू हुआ, कौन भरना शुरू हुआ भाई, H2O। जब H2O भरेगा यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। पानी आ रहा तो कैसा प्रेशर डेवलप होगा, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा ना। पानी के भरने से अब धीरे धीरे यहाँ का प्रेशर बढ़ गया कि नहीं, प्रेशर बढ़ा ना। यह प्रेशर इस फूड को अब धक्का मारेगा, बोलेगा चल निकल। अब ऊपर नीचे सब जगह धक्का मार के फूड को क्या करेगा, भेजना शुरू करेगा, क्योंकि यहाँ पे हो गया हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उसके ऊपर नीचे क्या हो गया, लो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। फूड का मूवमेंट जहां जाना होगा होने लग जाएगा, ऊपर या नीचे। क्लियर है। अब मान लो यहाँ पे हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो गया, इसके कारण फूड अब मान लो यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे नीचे आ गया। कहाँ गया, नीचे, क्योंकि इधर हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, इधर कैसा था आपका, लो। तो था ना, और एक जगह हाई होगा तो दूसरे रीजन में क्या होगा, लो होगा, तो फूड आपका ट्रांसपोर्ट होगा। अब ये फूड कहीं ना कहीं यूज होगा ना, तो मान लेते हैं ये रूट में यूज हो रहा है, कहाँ पे, रूट में। क्या सुक्रोज निकल के कहाँ पहुंच गया, अब कहाँ गया, रूट में। तो जहां पे बनता है ना, इसको बोलते हैं सोर्स, क्या बोलते हैं, सोर्स। और रूट इसको यूटिलाइज कर रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, सिंक। क्या बोलेंगे, सिंक। अब देखो सुक्रोज यहां से निकल के कहाँ पहुंच गया, रूट में, और रूट इसको यूटिलाइज करेगा। जैसे ही सुक्रोज निकला, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, बट है सुक्रोज हाई हो गया, नहीं हो गया। सॉल्यूट निकाला तो वाटर पोटेंशियल क्या हो गया, हाई। उसके जस्ट बगल में क्या हो गया, लो। सारा पानी फिर से फ्लो करके कहाँ पहुंच गया, यही यही काम चलता रहेगा, यही काम चलता रहेगा। आई बात समझ, जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, सबको समझ में आया। यही काम आपका चलते रहता है और फूड आपका ट्रांसपोर्ट होते रहता है। अब ध्यान रखना है इसमें, सुक्रोज जो आपके फ्लोएम में बढ़ा, फ्लोएम किसको कैरी करता है, फूड को ही। तो पक्की बात है पहले से इसमें फूड का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, है ना। तो सुक्रोज को हमें कैसे ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, एक्टिव। यहाँ देखो, जहाँ सिंक है ना, यहाँ पे भी कैसा ट्रांसपोर्ट करना होगा, एक्टिव।
जो वाटर का मूवमेंट हो रहा है दोनों जगह वो कैसा होगा, ऐसे। आई बात समझ? तो याद रखना, सोर्स से फ्लोएम में जो गया सुक्रोज कैसा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम से सिंक में आया वो भी कैसा, एक्टिव, लेकिन वाटर का मूवमेंट जो जाइलम फ्लोएम के बीच में हो रहा है कैसा है, पैसिव। क्लियर है? क्लियर है? हो गया हमारा फ्लोएम का फूड का ट्रांसपोर्ट। हाँ बोलो बेटा। नहीं होगा बेटा, नहीं होगा, क्योंकि रूट स्टोरेज ऑर्गन को भी रखता है ना, तो स्टोरेज ऑर्गन में ऑलरेडी फूड होते हैं। बात समझ में आ रही है? समझ रहे हो बात? हाँ। आप अपने घर के स्टोरेज को कब खत्म करना चाहते हो, जब आप क्राइसिस में होते हो। जब तक फूड अवेलेबल है तब तक स्टोरेज को बंद करके रखेगा, क्राइसिस होगा तभी स्टोरेज को यूज करेगा ना। बात समझ में आ रही है? हाँ। चलो ये समझ में आया, यही आपका इस डायग्राम में पूरा दिखाया हुआ है जो मैंने आपको। ठीक है, अब अपन आते हैं जो लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको एक बार पढ़ लेते। खत्म हो गया चैप्टर, इतना ही था आपका। ठीक है, बताया तो कि एपोप्लास्ट पाथवे ये सब बहुत आसान होता है। ठीक है, बस अब इसके थ्रू भी एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, कितना टाइम हमारे पास हो गया, 2 ही मिनट बाकी है। नहीं तो आपको बताया तो कि कल ही बोल दिया था वस्त्रापुर में मैंने कि अगले दिन आपको अब आधा घंटा और लगेगा इस चैप्टर में। कल कितना इसको पढ़ने में, बस है ना। पढ़ा तो दिया, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट होंगे। 2 मिनट है, थोड़ा रुक जाओ। अगला लेक्चर है क्या तुम लोग का? ये सब पढ़ाई दिया आपको, रीजन ये सब है ना, हाउ टू प्लांट ये भी बता दिया। हाँ, तो ये सब मैंने बता दिया, बस उसको पढ़ना है। अब देखो, वाटर इज, हाँ, द रूट्स एब्जॉर्ब, कैसे आपका पानी का मूवमेंट हो रहा है, पानी का पढ़ रहे हैं ना। द रूट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर दैट गोज इनटू द प्लांट। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स इज मोर स्पेसिफिकली द फंक्शन ऑफ रूट हेयर। सबसे पहले कौन करेगा? रूट हेयर दैट आर प्रेजेंट इन मिलियंस एट द टिप ऑफ रूट। रूट हेयर मिलियन में होता है ना। अब देखो, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड अलोंग विथ मिनरल सॉलिड्स, पानी के साथ साथ हमेशा कौन आता है? मिनरल्स। बाय द रूट हेयर्स प्योरली बाय effusion. Once water is absorbed by the root hairs, it can move deeper into root layers by two distinct pathway, apoplast and symplast. अब apoplast किसको बोलते हैं? देखो, the apoplast is the system of adjacent cell wall. एक सेल वॉल से पानी कहाँ गया? दूसरे में, दूसरे के सेल वॉल से तीसरे में। तो एपोप्लास्ट कैसा है आपका? सिस्टम ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल दैट इज कंटिन्यूअस थ्रू आउट द प्लांट, है ना। एक सेल वॉल से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे चौथे पे, ऐसा ही आपका वाटर का फ्लो हो रहा है। एक्सेप्ट एट द कैस्पियरियन स्ट्रिप्स ऑफ द एंडोडर्मिस इन द रूट, क्योंकि वहां से पानी कहाँ घुस जाता है? साइटोप्लाज्म में। फीचर देख लो एपोप्लास्ट का। द एपोप्लास्टिक मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स एक्सक्लूसिवली थ्रू द intercellular spaces and the walls of the cell. Movement through the apoplast does not involve crossing the cell membrane. This movement is dependent on the water potential gradient, है ना। और the apoplast does not provide any barrier to water movement and water movement is through mass flow. इसलिए भी बताया था कि एपोप्लास्ट ज़्यादा फास्ट होगा किसके कंपैरिजन में? सिम्प्लास्ट का, क्योंकि यहाँ पे कोई बैरियर नहीं मिलता है, तुरंत वाटर जाते रहता है। ठीक है, आगे देखो, मैकेनिज्म ऑफ और ड्राइविंग फोर्स ऑफ एपोप्लास्टिक मूवमेंट क्या होगा आपका? एज वाटर इवेपोरेट्स इन द इंटरसेल्युलर स्पेसेस और द एटमॉस्फेयर, टेंशन डेवलप इन द कंटिन्यूअस स्ट्रीम ऑफ वाटर इन द एपोप्लास्ट, हेंस मास फ्लो ऑफ वाटर अकर्स ड्यू टू द एडहेसिव एंड कोहेसिव प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। यही हो रहा है ना, एक वाटर आपका निकला, कहाँ आ गया? इंटरसेल्युलर स्पेस में या एटमॉस्फेयर में, वहां पे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? कम। दूसरे जगह पे क्या हो गया? ज़्यादा। और उसे ही कोहेशन एडिशन के कारण क्या करेगा? फ्लो करने लग जाएगा। मतलब सिंपल बात, इतना याद रखने का आपको। क्या रखना है बस कि सर एपोप्लास्ट में जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है वाटर को मूवमेंट कराने को कौन है? आपका कोहेशन एडहेशन। ठीक है, सिम्प्लास्ट का फीचर देख के जाओ। सिम्प्लास्ट क्या आपका? द सिम्प्लास्टिक सिस्टम इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट, है ना। नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड थ्रू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स दैट एक्सटेंड थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। और नेबरिंग सेल का साइटोप्लाज्म किससे जुड़ा हुआ है? प्लाज्मोडेस्माटा से। फीचर देख लो, the water travels through the cells, that is through their cytoplasm. Intercellular movement is through the plasmodesmata. एक सेल से दूसरे में किसके थ्रू जाएगा? प्लाज्मोडेस्माटा। Movement through the symplast involve crossing the cell membrane, hence the movement is relatively slower. Symplastic movement occurs down a potential gradient, high to low. Symplastic movement may be added by cytoplasmic streaming, for example cells of hydraulic. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि एपोप्लास्ट में या सिम्प्लास्ट में आपको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी देखने को मिल सकता है। तो किसमें? सिम्प्लास्ट में। सिम्प्लास्ट में आपका साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी थोड़ा बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वाटर किसको क्रॉस कर रहा है? साइटोप्लाज्म को। ठीक है, और यहाँ पे आपको दोनों का डायग्राम दिखाया हुआ है, सिम्प्लास्ट का और एपोप्लास्ट का। यहाँ से करेंगे अपन कल आपका मैक्सिमम आधे घंटे का लेक्चर है। कितने देर का?
लेकिन आधे घंटे भी सुनना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आधा घंटा से 40 मिनट लगेगा मैक्सिमम, उसके बाद अपन बातें करेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय।